हेलो फ्रेंड्स। एमकॉम फाइनल के आपके मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के पेपर में एक टॉपिक आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, निष्पादन मूल्यांकन का। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अप्रेजल, कार्यकुशलता और निष्पादन मूल्यांकन। पब्लिक एंटरप्राइजेज के संबंध में ये जो कार्यकुशलता है या निष्पादन है, इसका हम किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे और ये होता क्या है, इस विषय को आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और देखते हैं कि कार्यकुशलता जो पब्लिक एंटरप्राइजेज की है वो कितनी है, किस प्रकार की है, उसका मूल्यांकन किस प्रकार से होता है। वास्तविकता ये है कि कार्यकुशलता एक बहुत गूढ़ शब्द है, एक तुलनात्मक शब्द है। एफिशिएंसी किसी की कितनी हो सकती है, किसी की कितनी हो सकती है, और इसको हम उचित और अधिक से अधिकतम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। निश्चित बात है कि किसी भी संस्था या उत्पादन साधन की कार्यकुशलता का जो मेजरमेंट है वो उसी प्रकार के अन्य साधन की तुलना के आधार पर किया जाता है। और जब ये संस्थाओं की और ख़ासतौर से इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस की कार्यकुशलता की बात आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे भी जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, इनके उद्देश्य केवल लाभ हानि के नहीं होते, समाजोपयोगी दृष्टिकोण से भी इनका मूल्यांकन होता है। तो उस दृष्टिकोण से भी इनका निष्पादन मूल्यांकन होता है। तो आज हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोक उपक्रमों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोजित की गई है और देश के आर्थिक विकास के आधार के रूप में इनको माना जाता है। इनकी सफलता जो है उसका सर्वश्रेष्ठ माप जो किया जाता है वो ये माना जाता है कि ये कितना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना सफल रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता या निष्पादन जो मूल्यांकन है उसका तात्पर्य यह है कि उपक्रम उपलब्ध भौतिक और वित्तीय साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल रहे हैं, वो इस तरह का उसका मूल्यांकन माना जाता है। इसको अर्जित लाभ के रूप में देखा जा सकता है, न्यूनतम मूल्य पर अधिकाधिक मांग की पूर्ति करने से भी माना जा सकता है। तकनीकी कुशलता भी एक मूल्यांकन का आधार है, जिसमें हम साधनों की मितव्ययता और न्यूनतम लागत के संदर्भ में भी इनकी परीक्षण कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैमाना है वो ये माना जा सकता है कि क्या इन उपक्रमों के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं से जनता संतुष्ट है या नहीं। जनता की संतुष्टि जो है वो सबसे बड़ा कार्यकुशलता का पैमाना है, विश्वसनीय और सरल मापदंड है। तो हम मान सकते हैं कि इनकी अंतिम कसौटी जो है लाभदेयता, सेवा तथा विकास है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं, आलोचनाओं और दोषों की आज हम चर्चा करेंगे। इनके असंतोषजनक निष्पादन के कारणों का मूल्यांकन करेंगे। लोक उपक्रमों में बहुत सारे दोष होते हैं लेकिन गुण भी होते हैं, और उन गुण, दोषों और उपलब्धियों के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं, दोषों से मुक्त हैं। इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और इनके आधार पर इनकी आलोचनाएं की जाती हैं। सरकार ने जो, अगर आप वर्तमान व्यवस्था देखें तो और ज़्यादा निजीकरण की तरफ सरकार ने अपना बढ़ाया है, दायरा बढ़ाया है। और उस सब के बाद भी जब हम देखते हैं तो उन उपक्रमों की जो समस्याएं और दोष हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें हम सबसे पहली दोष या समस्या बता सकते हैं अकुशल प्रबंध। ये हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो मैनेजर्स होते हैं, बड़े बड़े पदों पर जो आसीन अधिकारी होते हैं, वो प्राय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं,
जो संबंधित क्षेत्र से जिनका सीधा कोई संबंध नहीं होता वो उसके विशेषज्ञ नहीं होते। समय पर निर्णय नहीं हो पाता और उससे हर चीज़ में, हर निर्णय में विलंब होता है। और निजी उपक्रमों के आप देखेंगे तो वो सारे विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज वाले होते हैं, बड़े अनुभवी होते हैं जो अपने निजी उपक्रमों को अच्छे तरह से चलाते हैं। तो वो अपने साधनों का, सारी व्यवस्थाओं का सही उपयोग करते हैं और सार्वजनिक उपक्रम में सार्वजनिक लाभ के दृष्टिकोण से कार्य होता नहीं है, तो वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। और हम ये मानते हैं कि कुशल और अनुभवी प्रबंधकर्ताओं के अभाव में ये उपक्रम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते। तो सबसे पहली समस्या तो आती है अकुशल प्रबंध की। दूसरा दोष या असंतोषजनक निष्पादन के कारणों के रूप में हम देखें तो कह सकते हैं कि उनमें कार्यकुशलता का अभाव होता है। हम सभी जानते हैं कि लोक उपक्रमों की स्थापना के कारण कुछ अन्य होते हैं, लाभ के आधार पर, लाभदेयता के आधार पर उनका संचालन नहीं होता है, जबकि निजी उपक्रम शीघ्र लाभ के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं और इसलिए निजी जो उद्यमी होते हैं वो ज़्यादा कार्यकुशल होते हैं, अपने आप सारी जो कार्यविधियों को ज़्यादा कुशल बनाने की कोशिश में रहते हैं और उनकी लागत घटती है और उत्पादन बढ़ता है। अच्छे मूल्य पर अच्छी वस्तु और सेवाएं प्रदान करने का वो प्रयास करते हैं। तो उनकी तकनीकी और विधि इस प्रकार की अपनाते हैं कि जिसमें लागत कम आए और उत्पादन अधिक हो। प्रतिस्पर्धी बाजार में वो प्रतिस्पर्धा में टिके रह सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ लोक उपक्रमों की बात करें तो लाभ पक्ष गौण रहने के कारण खुली प्रतिस्पर्धा में वो कम्पीट नहीं कर पाते और इसलिए कार्यकुशलता का अभाव पाया जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात आती है सार्वजनिक क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, आलोचनाएं हैं और सबसे बड़ा दोष माना जाता है जिनके कारण इनकी बहुत बड़ी आलोचना की जाती है या असंतोषजनक निष्पादन का भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि इनके प्रत्येक निर्णय में विलंब होता है, क्योंकि निर्णय के आधार बहुत सारे हो जाते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष का तो नुकसान है नहीं और अननेसेसरी विलंब होता है तो उससे हानि होती है और वो सार्वजनिक हानि हो जाती है और इस कारण सार्वजनिक क्षेत्र निश्चित रूप से निर्णय में विलंब के कारण घाटे में पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उचित समय पर उचित निर्णय नहीं लिया जाना एक बहुत बड़ा कारण है। चौथी बात आती है नव प्रवर्तन के अभाव की। नव प्रवर्तन, इतनी तेजी से दुनिया बदल रही है, इतना फास्ट चेंज है और इस फास्ट चेंजिंग दुनिया में अगर कोई अपने आप को उसके बराबर नहीं रख पाता, बराबर नहीं चल पाता, रिनोवेशन नहीं होता, टेक्निक्स नई नई जो आ रही हैं उसको नहीं अपनाता, तो वो पीछे छूट जाता है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र में नव प्रवर्तन का अभाव पाया जाता है। जो अपना आर्थिक क्षेत्र है उसमें तो निश्चित रूप से रिनोवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। हम सभी जानते हैं कि नए नए जो आविष्कार आ रहे हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट और नए नए सेवा के जो प्रकार हैं, वो जितना अधिक अपनाए जाएंगे उतना ही प्रोग्रेस होगी, विकास होगा। लेकिन लोक उपक्रमों में ये चीज़ होती नहीं है, तो इस वजह से ये निष्पादन मूल्यांकन और कार्यकुशलता का अभाव पाया जाता है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है और सरकारी हस्तक्षेप इस कदर होता है कि छोटा सा भी निर्णय हो तो वो सरकार की जो बहुत सारी लंबी प्रोसेस है उसके बिना नहीं हो सकता। तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और बहुत सारा जो समय पर जो निर्णय होने चाहिए वो होते नहीं हैं। तो सरकारी हस्तक्षेप इनकी कार्यकुशलता में एक बहुत बड़ा बाधक रहता है।
एक जो सबसे बड़ा दोष सार्वजनिक क्षेत्र का माना जाता है, जिसको हम आलोचना भी जिसके दृष्टिकोण से कर सकते हैं, जिसको हम असंतोषजनक निष्पादन का एक बहुत बड़ा कारण भी मान सकते हैं, वो है हानि पर चलना। सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी तो बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, उनके पास अपार पूंजी होती है, बहुत सारे उनके सोर्सेज होते हैं, लेकिन उनकी जो अवधि होती है, निर्माण अवधि और कार्यविधि है, वो बहुत लंबी हो जाती है, जिससे प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का भरपूर और सही उपयोग नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ प्रशासक अनुभवी होते नहीं हैं, साहसी होते नहीं हैं, तो इन सब के फलस्वरूप हानि पर चलना पड़ता है, हानि उठानी पड़ती है। और ये जो लंबे समय तक हानि चलती है, जैसे ये माना जाता है कि कोई भी व्यावसायिक उद्योग उद्यम बहुत लंबे समय तक हानि पर नहीं चल सकता, उससे अब निश्चित रूप से शोषण बढ़ता है, विषमता बढ़ती है, अत्याचार बढ़ता है। तो ये जो लंबे समय पर हानि पर जो चलते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से कार्यकुशलता नहीं हो सकती। प्रॉफिट में हो, बहुत कर्मचारी भी खुश हों, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हों और हानि पर नहीं चले, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हानि पर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो आजकल इतना इस कदर बढ़ गया है कि पार्टियां सरकार में आने के बावजूद भी अपने राजनीतिक हित पूर्ति का साधन बन जाती हैं। वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से सारे निर्णय करती हैं और वोटों की जो राजनीति है वो सारे निर्णय बड़े गलत ढंग से, बड़े अनुचित प्रकार से वो सारे निर्णय हो जाते हैं। और हम ये मानते हैं कि लोक उपक्रम राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बन गए हैं। अगर हम इनको देखें आज के समाज के दृष्टिकोण से, तो राजनीतिक दल दलगत स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पाते और अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं। हम सामान्य रूप से भी ये पाते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के लिए स्थान का चयन करते समय भी राजनीतिक जो हितों को ध्यान में रखा जाता है, स्वार्थों को ध्यान में रखा जाता है और आर्थिक दृष्टिकोण कई बार अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। राजनेताओं को उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मनोनीत कर दिया जाता है, निर्णय लेते समय भी उनके राजनीतिक दृष्टिकोण हावी हो जाते हैं। उसके अलावा जब देखा जाए तो जो ठेका देना है और दुनिया भर के काम जो दिए जाते हैं, विनियोग नीति होती है, उसमें भी राजनीतिक हितों को ही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और इससे ये निश्चित रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। और ये सब कारण है कि धीरे धीरे वो प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म होकर हानि में आ जाते हैं और आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये सारी बातें गलत मानी जाती हैं और सरकार, विपक्षी उनका आलोचना करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं और इस प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप जो है ये राजनीति का अखाड़ा बन जाता है, राजनीतिक दलदल बन जाती है और उससे गंदगी फैलती है और इससे कार्यकुशलता में निश्चित रूप से असर पड़ता है। नौकरशाही या इसे हम कहें ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के अपने कुछ दोष हैं। नौकरशाही सरकार में हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां तो केवल ब्यूरोक्रेसी के भरोसे रहती हैं। तो निजी एकाधिकार तो समाप्त हो जाती है, लेकिन सरकारी एकाधिकार की स्थापना हो जाती है। जो सरकारी अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपनी चलाते हैं और उन पर अंकुश कोई होता नहीं है, सरकार उन पर अंकुश रख नहीं पाती है और जनता इससे परेशान हो जाती है और इस हानियों के लिए सरकार के द्वारा दुनिया भर के कर लगाए जाते हैं और उससे और ब्यूरोक्रेसी बढ़ती है, अधिनायकवाद पनपता है। तो नौकरशाही के अपने कुछ दुर्गुण हैं, कुछ परेशानियां हैं। राजनीति जब हावी हो जाती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से जब संगठन चलाए जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाता है, श्रम अशांति हो जाती है और ये मानते हैं कि जब श्रम अशांति होती है तो निश्चित रूप से सब तरफ असंतोष फैल जाता है, राजनीति होती है। सेवा नियोजक सही ढंग से समस्या का समाधान नहीं कर पाते, श्रमिक और नियोक्ताओं के बीच में एक
दुर्भावना आ जाती है। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ इन उपक्रमों में फिर हड़ताल, तोड़फोड़, तालाबंदी, घेराव आदि की समस्या फिर बनी रहती है, बढ़ती जाती है। एक जो आलोचना की जाती है वो ये है कि स्थापित क्षमता से कम उपयोग की समस्या है, वो देखने में आती है। हमारे देश में लोक उपक्रम जो है स्थापित क्षमता से कम क्षमता पर काम करते हैं, उत्पादन करते हैं। इससे उत्पादन लागतें बढ़ जाती हैं और प्रतिस्पर्धा में लोक उपक्रम पीछे रह जाते हैं। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। श्रमिक अशांति बहुत बड़ा कारण है, ये जो अकुशल प्रबंध है ये बहुत बड़ा कारण है, और जो साधनों की समस्याएं हैं वो सामने आती हैं। तो स्थापित क्षमता से कम उपयोग की समस्या बहुत तायत में देखने को मिलती है। लोक उपक्रमों के संबंध में एक बात हमेशा से कही जाती है कि यहाँ मितव्ययता का अभाव होता है। मितव्ययता का अभाव ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये लागतों को सीमित रखने में बहुत बड़ी इसमें समस्या आती है। जब सरकारी उपक्रम होते हैं तो इनमें अपव्यय की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, राजनीति होती है, अधिकारी लापरवाही करते हैं और सरकारी नियंत्रण बढ़ता है तो मितव्ययता नहीं होकर बहुत अपव्यय होता है, फिजूल खर्ची होती है और उस पर अंकुश लगाया नहीं जाता है, तो निश्चित रूप से परेशानी होती है। एक बहुत बड़ा आलोचना का विषय है। सरकारी क्षेत्र में या लोक उपक्रमों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रेरणा का अभाव पाया जाता है इस प्रकार के संगठनों में। सारे कर्मचारियों को सरकारी हिसाब से निश्चित वेतन, भत्ते और इंक्रीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं। अधिक काम करने वाले, अधिक कार्य कुशलता से काम करने वाले कर्मचारियों को अलग से कोई प्रोत्साहन होता नहीं है, तो उनको कोई अभिप्रेरणा नहीं मिलती और अभिप्रेरणा के अभाव में जो क्षमता है कर्मचारियों की वो कम होती जाती है। तो ये प्रेरणा का अभाव व्यावसायिक उपक्रमों में बहुत बड़ा दोष है, ये मानना चाहिए। नियंत्रण और स्वायत्तता की समस्या। लोक उपक्रमों में अगर सही ढंग से चलाना है तो सही कंट्रोल वही है जो स्वायत्तता भी प्रदान करे। ये निश्चित बात है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होती है उसमें सबसे पहले ये माना जाता है कि अगर किसी को काम कराना है, अगर आप उसको कर्तव्य दे रहे हैं तो उसको कुछ अधिकार भी दीजिए और अधिकारों के लिए उसको स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। लोक उपक्रमों में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्वायत्तता नहीं होती है और जब जनता की पूंजी लगी हुई होती है तो संसद और मंत्रिमंडल उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं और अनावश्यक कभी कभी कड़ाई हो जाती है। और इस प्रकार से देखा जाए तो नियंत्रण और स्वायत्तता की समस्या बहुत बड़ी है। इसमें संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। नियंत्रण भी होना चाहिए लेकिन इतना नहीं हो कि स्वायत्तता नहीं हो, और स्वायत्तता इतनी नहीं हो कि नियंत्रण ज़रूरत से ज़्यादा कठोर हो जाए। तो इसमें एक सामंजस्य बनाना जरूरी होता है और लोक उपक्रमों में प्रायः इसका अभाव पाया जाता है। पिछले वीडियोस में हमने एमकॉम के टॉपिक्स में मूल्य निर्धारण की समस्या की ओर भी चर्चा की थी। तो लोक उपक्रमों का उद्देश्य लाभ कमाना तो होता नहीं है। प्रमुख उद्देश्य सामाजिक हित के दृष्टिकोण से लोक उपक्रम ज़्यादातर लगाए जाते हैं और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने लग जाएं तो उनमें और निजी उपक्रमों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो मूल्य निर्धारण जो है अपने आप में एक समस्या हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा लाभ कमाए तो परेशानी और कम कमाए तो न लाभ न हानि के दृष्टिकोण से इनका मूल्य निर्धारण होना चाहिए। और जब लागत से कम अगर ये मूल्य रखेंगे तो हानि उठानी पड़ेगी और लागत से अधिक रखेंगे तो निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्या उचित मूल्य हो उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। प्रबंधकीय संरचना की समस्या। लोक उपक्रमों में प्रबंधकीय जो संरचना है वो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक विषय है, जटिल समस्या है। सबको पता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सफलता प्रबंध मंडल या संचालक मंडल पर निर्भर करती है और उसमें किसको रखा जाए ये एक बहुत बड़ी बात है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है तो वो बड़ी विचित्र विषय हो जाता है। उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसकी क्या कार्यकुशलता है
उनके वेतन और भत्ते किस प्रकार से तय किए जाएं। तो प्रबंधकीय संरचना भी लोक उपक्रमों की एक बड़ी समस्या है। अंकेक्षण मूल्यांकन की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोक उपक्रमों को जैसा कि विदित है कि साल में एक बार ऑडिट किया जाता है, लेकिन बात ये आती है कि ऑडिट कौन करे और कौन करवाए। नियुक्ति जो है कि वो मंत्रियों के द्वारा की जाती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से अंकेक्षण करवाया जाता है, तो कई बार पता ही नहीं लग पाता कि सही रिपोर्ट भी आई या नहीं आई। तो अंकेक्षण और मूल्यांकन की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उपभोक्ता हितों के रक्षण की समस्या। उपभोक्ता हितों की जब बात आती है तो उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं अगर हम देखें, और उसके हितों के रक्षण की भी मांग बढ़ती चली जाती है। और अनेक उपभोक्ता वस्तुओं और उत्पादन और समाजोपयोगी सेवाएं लोक क्षेत्र के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो लोक क्षेत्र का ये दायित्व है कि वो उपभोक्ताओं के लिए अच्छी से अच्छी वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रदान करे, सेवाएं उचित मूल्य पर प्रदान करे, और जो निजी क्षेत्र जो शोषण करते हैं उससे लोक उपक्रम उस जनता को बचाएं। तो सेवा की भावना से संचालित किए जाते हैं। आज अगर देखा जाए तो लोक उपक्रम भी कभी कभी बिल्कुल ही अनुचित लाभ कमाने के दृष्टिकोण से मनमाने काम करने लग जाते हैं, मनमानी कीमत पर वस्तुएं देते हैं, अपनी अकुशलता को छुपाने का प्रयास करते हैं और कम क्षमता पर काम करते हैं और हानि पर चलते हैं। तो ऐसे में फिर उपभोक्ता हितों के संरक्षण की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने कुछ समस्याओं की ओर इशारा किया, कुछ समस्याओं को समझने का प्रयास किया। अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि सरकार इन सब के लिए क्या कदम उठाती है, क्या सोचती है। तो तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, सारे जितने प्रिकॉशंस होते हैं वो लें। थैंक्स।